जी नमस्कार। बिल्कुल, ज्योतिष से हर प्रिडिक्शन की जा सकती है और बीमारियों की भी और गंभीर बीमारियों की भी। यहाँ तक कि किसी को बहुत छोटे रूप में बीमारी होके निकल जाएगी या किसी को बहुत बड़े रूप में हो जाएगी। कोई बाहर से बीमार नहीं दिखेगा लेकिन भीतर बीमार होगा, या कोई बाहर से बहुत स्वस्थ है और भीतर बीमार है, या कोई बाहर से बहुत कृशकाय दिखता है लेकिन भीतर वो काफ़ी स्वस्थ है। ये सारी बातें कुंडली से पता चल जाती हैं। कुंडली में एक भाव होता है छठा भाव, जो बीमारियों का भाव है, और इसके साथ साथ लग्न को भी देखते हैं। लग्न चूँकि हमारा व्यक्तित्व है, हमारा शरीर है, हमारा बाहरी जो रूप है, और अंदरूनी भी जो स्वास्थ्य है हमारा। तो हम यहाँ से देखते हैं छठे घर से इसको। और छठे घर का मैं कृष्णमूर्ति पद्धति से बता रही हूँ आपको कि छठे घर का कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं उसको, यानी कि भाव का स्वामी। अगर कोई ऐसा ग्रह हो गया जो कि पाप ग्रह है, और दूसरा अगर वो शुभ ग्रह भी है लेकिन किसी ऐसे भावों में जाके वो बैठ जाता है जो छठे में हो, आठवें में हो या 12वें में हो। इसमें अगर एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कि किसकी बीमारी किस इंटेंसिटी की होगी। जैसे कि अगर कोई भी लॉर्ड है जो बीमारी का जो छठे में बैठा है, तो हमें पता चलता है कि इसको ये बीमारी होगी। लेकिन वही 8वें से भी अगर संबंध बना ले, 6 का लॉर्ड 8वें में बैठ गया, तो 8वें में बैठ गया तो यह है कि पीड़ाएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि 8वां घर जो है वो मृत्यु तुल्य कष्टों का है। तो हम उसको भाव से पहचानते हैं। ग्रह अपना इम्पॉर्टेंस अपनी जगह रखते हैं, भाव उसको बढ़ाते या घटाते हैं। तो अब भाव अगर 8वां आ गया तो ये समझ लीजिए कि वो फिर बहुत मृत्युतुल्य कष्टों को दिखाता है। अगर 12वां भी उसमें शामिल हो गया तो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज भी होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, किसी व्यक्ति को सिर दर्द है अगर, तो वो उसमें हॉस्पिटल नहीं जाता है। सिर दर्द है, वो आम अपने इलाज करके चला लेता है। तो ये केवल छठा घर मान सकते हैं इसको। लेकिन सिर दर्द के साथ साथ में उसको कोई ट्यूमर निकल आया सिर पे, तो ये 8वां घर शामिल हो गया, क्योंकि उसकी कभी ना कभी सर्जरी होगी। इसके बाद अब ट्यूमर निकल आया और उसके इलाज की एक लंबी प्रक्रिया होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो 12वां घर भी आ गया। तो जब 6, 8 और 12 तीनों घर इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी बीमारी के केस में, तब हम मानते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसमें सर्जरी भी हो सकती है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन लंबा होगा। अब यहाँ 2-3 ग्रहों की बात करूँ कि जैसे अगर शनि हो गए बीमारी के लॉर्ड, या आपके बीमारी के जो लॉर्ड के साथ उन्होंने कहीं कॉम्बिनेशन बना लिया, तो शनि चूँकि शनि ही चलते हैं, अपने अपने जो एट्रीब्यूट का फल हर ग्रह देता है। तो शनि धीरे चलते हैं तो लॉन्ग टर्म की बीमारियों को दिखाते हैं, लंबे समय चलेंगी बीमारियां, जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। जिसमें ये डायबिटीज़ वगैरह सारा लॉन्ग टर्म में आता है एक्चुअली, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन डायबिटीज़ होता किसी और ग्रह के कारण है, शनि से संबंध होने से वो लॉन्ग टर्म का हो गया, या शनि की राशि में बैठने से। तो इसी तरह जब राहु आ जाता है तो राहु उसकी इंटेंसिटी को काफ़ी बढ़ा देता है, क्योंकि राहु की जो प्रवृत्ति है वो है एक आंधी तूफान की तरह, किसी को वास्ट कर देना, अनंत बढ़ा देना। तो कोई भी चीज़ जब अनंत बढ़ जाती है तो उसका इलाज बहुत कठिन हो जाता है, वो मृत्युतुल्य कष्टों को दिखाता है। इसके साथ साथ में मंगल आ गया तो सर्जरी बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि भाई मंगल है तो सर्जरी हो जाएगी। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए, तो मैंने फिर उस पर रुचि लेना शुरू किया, और कोई 150-200 कुंडलियाँ आई इसको कैंसर को लेके। जो लोग सर्वाइव कर चुके थे, कुछ उसमें जीवित आ गए, कुछ लोगों को हुआ, ठीक हो गए, तो इस तरीके के, और कुछ अभी जूझ रहे हैं, ऐसे भी लोगों की कुंडलियाँ हैं। सभी को जब अध्ययन किया तो एक बात पता चली कि बृहस्पति की वजह से कैंसर होता है। और हमारे साइंस में भी ये बात जाहिर हुई कि हल्दी से कैंसर ठीक होता है, और हम लोग ज्योतिष में हल्दी जो है वो को बृहस्पति की वस्तु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का इम्बैलेंस जो है वो कैंसर को बढ़ाता है, कैंसर को करता है। अब यहाँ कैंसर सिर्फ ट्यूमर है एक अभी तक, जहाँ केवल बृहस्पति है। जैसे ही बृहस्पति के साथ में कोई ग्रह जुड़ गया, जैसे कि राहु जुड़ गया, या फिर राहु की दृष्टि भी 8वें भाव पे पड़ने लगी, बृहस्पति की दृष्टि भी 8वें भाव पे पड़ रही है, तो अब ये पीड़ाजनक हो गया। इसके साथ साथ राहु ने उसको बहुत वास्ट कर दिया, तो जो एक नॉर्मल सा कोई गांठ थी या ट्यूमर था, उसने अब कैंसर का रूप ले लिया, क्योंकि वो अनाप शनाप बढ़ना शुरू हो गया। अनाप शनाप बढ़त जो है वो राहु लेके आता है। बृहस्पति ने गांठ की, राहु ने उसको अनाप शनाप बढ़ाया।
अब शनि भी कहीं ना कहीं, अगर शनि की दृष्टि भी पड़ जाती है तो इससे बुरा मैं सोचती हूँ कुछ नहीं होता, क्योंकि शनि उसको लॉन्ग टर्म का करता है। हो सकता है कि वो एक ठीक ना हो, फिर हो जाए और ठीक ना हो, इस तरीके की स्थिति चल सकती है। लंबे समय तक व्यक्ति परेशान होने के बाद फिर वो मृत्युशैया को प्राप्त हो सकता है, ऐसी बातें आ जाती है। तो शनि, राहु और बृहस्पति ये तीन मिलके कैंसर को काफ़ी बढ़ा देते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन होगा, सर्जरीज होंगी। साथ में मंगल का भी आ जाना सर्जरी को बहुत निश्चित कर देता है। ऐसे भी कैंसर है तो सर्जरी होती है, तो मंगल का भी वहाँ पे योगदान हो जाता है। तो ये 4 ग्रह मैंने ऐसे देखे कि जिनका जो है बीमारी, खास करके कैंसर में बहुत बड़ा योगदान है। और एक बीमारी का ज़रूर जिक्र करूँगी जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो है डिप्रेशन या कि अवसाद। वो चंद्रमा की वजह से होता है, जबकि चंद्रमा को ऐसे हम सौम्य ग्रह मानते हैं, लेकिन चंद्रमा यानी कि मन जब की स्थिति, जब चंद्रमा की स्थिति जब कुंडली में ठीक ना हो तो भी डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। और ये काफ़ी, इसकी इंटेंसिटी चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा की स्थिति से, चंद्रमा की डिग्री से, चंद्रमा पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से बढ़ सकती है उसकी इंटेंसिटी, और वो ये ख़राब हो सकता है। उपाय पे आ जाते हैं कि जो बृहस्पति का यानी कैंसर अगर आपके में योग दिख रहा है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भी हैं वो हमारे कर्म बंधनों की वजह से, हमें जो कुछ हमारी कुंडली में लिखा है वो होना है। हम तयशुदा को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम सावधान रह सकते हैं। और सावधानी के लिए अगर जिसकी भी कुंडली में आप चेक करवाएं और ये लगता है कि कैंसर की संभावना बन रही है कभी आगे, तो हल्दी का या फिर पीली चीज़ों का दान करना शुरू कर दें, और उसको यानी कि उसका उपभोग कम करें, खाना कम करें, दान ज़्यादा करें। ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें, उससे बेहतर होना शुरू हो जाती है चीज़ें, और हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और आपको जो नॉर्मल ट्यूमर के रूप में वो दिख जाए। दूसरा, बृहस्पति का अकेले का नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति अकेले नहीं, बृहस्पति के साथ में राहु बढ़ा रहा है। तो राहु के लिए जौ से अच्छा कोई वस्तु नहीं है। तो जौ यानी कि बार्ले का दान शुरू कर दें। इसको मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में वो हवन में यूज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ में शनि का दान, क्योंकि शनि ही विषाद के कारक हैं, शनि दुखों के कारक हैं। तो बीमारियों के कारणों में 90% भाग जो है वो शनि का रहता है, उनका जो सहयोग रहता है कह सकते हैं। तो शनि का दान यानी कि सरसों तेल है, उड़द है, साबुत उड़द है, इसका दान कर सकते हैं। किसी भी बीमारियों के केस में अगर आपको लगता है अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, बहुत जगह चेक करा लिया कुछ नहीं हो रहा है, तो राहु का दान यानी कि जौ का दान आंख बंद करके कर सकते हैं। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। और इसके अलावा चंद्रमा यानी अवसाद की जो स्थिति का मैंने बताया, तो उसमें चंद्रमा का दान यानी दूध की चीज़ें का दान कर सकते हैं। दूध की चीज़ें इंटेक ना करें, मत लें उसको, खाएं पिए नहीं दूध की चीज़ें ज़्यादा। और दूसरा ये कि अलाइनमेंट जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो इसमें ये है कि चंद्रमा यानी कि किसी पानी, वाटर बॉडी, तालाब है, नदी है, उसके आसपास जब आप वॉक करना शुरू करते हैं, चंद्रमा चलायमान है, बहुत तेज़ गति से चलता है। तो जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है ना, तो बहुत सोचता है, और सोचने के कारण ही उसको डिप्रेशन होने लगता है। अति थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जो है वो उसको डिप्रेशन की स्थिति में लाती है। तो और चंद्रमा भी चलायमान है चूँकि, तो मन चलता रहता है पूरे समय। तो हमें मन को चलने के बदले शरीर को चंद्रमा के आसपास यानी कि पानी के आसपास चलाते रहना है। जब जितनी मूविंग कंडीशन में बॉडी रहेगी, उतना ही कम मूविंग मन रहेगा, और ऐसे करके अवसाद की स्थिति से उबरा जा सकता है। साथ में और चीज़ें जो कि आपकी दवाएं हैं या आपके जो काउंसलिंग है, ये सारी चीज़ें अब साथ साथ काम करती हैं। बस इतना ही। नमस्कार।